तो हम बात करते हैं यार फाइनेंशियल मार्केट की। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व्स वो गैदरिंग ऑफ फंड फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू लेंडिंग देम टू डेफिसिट। किसी एक इंसान के पास पैसा ज़्यादा है, उससे पैसा को किसी एक इंसान के पास पैसा कम है वहाँ तक भेजना, इस कहाँ पे होता है? फाइनेंशियल मार्केट में होता है। ज़्यादा पैसा ये कम पैसा वाला क्यों देगा? बिकॉज ये पैसे पे क्या देगा? इसको इंटरेस्ट देगा, फायदा होगा इसका, और इसको जरूरत पड़ेगी तो ये भी बाद में जब कमा लेगा, मैं अभी इन्वेस्ट कर मतलब अभी पैसा जरूरत है इसको, बाद में जब कमा लेगा तो इसका ही फायदा हो जाएगा। सो दोनों का फायदा। सो सरप्लस से डेफिसिट यूनिट की तरफ भेजना इज वेयर हैपन, दिस इज व्हाट हैपन इन द फाइनेंशियल मार्केट यार। सो फाइनेंशियल मार्केट में जहाँ पे गैदरिंग ऑफ फंड होता है, यहाँ पे दो मार्केट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग होती है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड कैपिटल बिल्डिंग होता है। ठीक है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 1 साल से कम के लगभग। यहाँ पे एक प्राइमरी मार्केट होता है, यहाँ पे एक सेकेंडरी मार्केट होता है। कैपिटल में भी एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। कैपिटल इज जनरली जो स्टॉक एंड जो शेयर्स होते हैं वो सब इसी में होता है। प्राइमरी मार्केट में ये इशू होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में ये ट्रेड होते हैं ना। हम बात करेंगे अबाउट मनी मार्केट की। तो मनी मार्केट इट डील्स विथ हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट अप टू 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी होता है। हाईली लिक्विड मतलब कोई भी खरीद लेगा, कोई मना नहीं करेगा। मिड शॉर्ट टर्म बोरिंग नीड्स लाइक वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत पड़ी है ना, तो उसके लिए इशू किया आता है मनी मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पे ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं लाइक आरबीआई, बैंक्स, एनबीसीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये होते हैं। तो कंपेरेटिवली शॉर्ट टर्म होता है। एंड यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े एक तरह से ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे फायदा भी ज़्यादा होता है। जनरली ये वर्किंग कैपिटल के लिए जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग की जाती है कंपनीज के द्वारा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं इट इंक्लूड लोकल मनी लेंडर, चिट फंड्स एक्सेट्रा, दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स यार। सो अब हम बात करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल मनी। नाम से समझ आ रहा है, फोन करके पैसा लेना, कॉल मनी। तो एक बैंक जो है बैंक ए, बैंक बी को कॉल करता है, भाई पैसे की जरूरत है, भाई मेरे को पैसा दे। तो इंटर बैंक मार्केट इन्वॉल्विंग कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स जो है एक दूसरे से पैसा लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉल मनी। तो कॉल मनी, भाई मेरे को आज पैसे की जरूरत है, कल तेरे को दे दूंगा भाई तुरंत, ऐसा ऐसा बोलते हैं। जैसे दोस्त दोस्त को फोन करता है, भाई मेरे को आज 5,000 दे दे, कल तेरे को दे दूंगा। तो ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, मतलब इसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। और मनी मार्केट में फोन से मांग रहा है तो कॉल मनी है। ठीक है, सो इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं हावरली बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, सो इट इज नोन एज कॉल मनी रेट। ठीक है, इंटर बैंक मार्केट जो होते हैं ना, लाइक एक बैंक को जरूरत पड़ गया भाई, कहीं के ज़्यादा लोग आ गए बैंक से डिपॉजिट निकालने के लिए, तो दूसरा बैंक उससे मांगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बट ट्रेजरी बिल्स। तो ये ट्रेजरी बिल्स एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूटिलाइज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस नीड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ी। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ ट्रेजरी में समथिंग दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट यार। तो ट्रेजरी की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट को कुछ शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत पड़ गई, हो सकता है हर इंसान गरीब हो सकता है भाई, वक्त वक्त की बात है, तो सरकार भी गरीब हो सकती है, सरकार शॉर्ट टर्म में फाइनेंसिंग जरूरत पड़ गई, तो वो क्या इशू करती है? आरबीआई सेल्स ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा निकाल रही है, पैसा जुगाड़ रही है। सिंस इट सर्व एज है ना, सिंस इट सर्व्स एज दी गवर्नमेंट का बैंकर है, इसीलिए तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट के नाम पे ट्रेजरी बिल इशू करती है। फीचर्स की बात करें ट्रेजरी बिल्स की, तो यहाँ पे 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, 122 डेज के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फिर 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। एंड ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दिस आर डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज विच आर इशू एट अ डिस्काउंट एंड दे रिडीम एट पार और फेस वैल्यू। ठीक है, 1,000 रुपये का यहाँ पे, चलो 100 रुपये का यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल दिया गया, लाइक जीरो कूपन बॉन्ड्स के जैसे ही होते हैं ये, है ना। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो वो जब इशू करेगा ना तो उसको 90 रुपये में मिलेगा ये वाला। जब बेचेंगे ना इसी को जो रखने वाला, तो उसको 100 रुपये मिलेगा। तो जो डिफरेंस है वो इट इज़ वॉट जेब में जाएगा। सो इट इज़ रिस्क फ्री एंड हाईली लिक्विड यार, कोई भी ट्रेजरी बिल को खरीद लेता है। एंड इट इज़ इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ इट। तो आपसे कोई पूछेगा ट्रेजरी बिल को इशू कौन करता है, तो आप बोलना सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स को बेचता कौन है, सोल्ड कौन करता है, तो आरबीआई। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकते, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। बेच कौन सकती है? आरबीआई। एंड बायर्स कौन है भाई? आरबीआई खुद बाय कर लेती कभी कभी, कमर्शियल बैंक्स
एनबीसीज, एलआईसी या फिर जो यूनिट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब बाय करते हैं इसको। ट्रेजरी बिल्स बहुत ज़्यादा सेफ होता है। कैश मैनेजमेंट बिल्स की बात करें तो ये सिमिलर होते हैं ट्रेजरी बिल्स के, बट इसका टेन्योर जो होता है 91 डेज से कम का होता है। वेज एंड मीन्स एडवांस, यार नाम से समझ आ रहा है ये टेम्पररी लोन है एक प्रकार से, या फिर ओवरड्राफ्ट है जो कि प्रोवाइड करता है आरबीआई गवर्नमेंट। मैंने बताया ना एक तरह से, मैंने जब फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट है ना, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की जब मैंने बात करी थी, मतलब जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है वो आरबीआई से और पैसा छपवा के जो उसको पैसा की पूर्ति कर रही थी, उस समय मैंने बताया था क्या नुकसान होता है, रूपी डिप्रिसिएट करता है। तो आरबीआई ने बोला कि नहीं ये कर सकते आप, वेज एंड मीन्स एडवांस से आप पैसा लो आरबीआई से, आप ऐसे डायरेक्ट पैसे छाप के पैसा मत लो, ऐसा बोला नियम जो आया। तो इसमें यही होता है, टेम्पररी लोन है भाई, आरबीआई टेम्पररी लोन देती है, ऐसा नहीं कि भाई पैसा दे दिया उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा आरबीआई को। सो इट इज एन ओवरड्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट, यार बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखा ट्रेजरी बिल्स को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर पाते थे, बट ये जो वेज एंड मीन्स एडवांस है वो दोनों को मिलता है, आरबीआई दोनों को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। The objection is to bridge the time interval of mismatch between the government expenditure and receipt, serving as a short-term financing mechanism। ये जो वेज एंड मीन्स एडवांस है कुछ समय के लिए पैसे देते हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट के अंदर जो मिसमैच है उसको ब्रिज करने के लिए। तो एक तरह से ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है यार। दे आर नॉट कंसिडर एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, नहीं है भाई। देखो हमेशा ऐसा नहीं करना कि आप आरबीआई से पैसा ले लो वेज एंड मीन्स एडवांस में, हमेशा ये प्राइमरी सोर्स कोई और चीज़ रखना भाई, है ना। ये एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जरूरत है, तब जाके वेज एंड मीन्स एडवांस से आप पैसा लेना, आरबीआई से गवर्नमेंट को ऐसा बोला गया है। ड्यूरेशन क्या है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 10 कंसेक्यूटिव डेज के लिए यहाँ पे पैसा ले सकती है वेज एंड मीन्स एडवांस से, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 14 दिन के लिए यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए पैसा ले सकती है। सो ये हम बात करें अबाउट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, यार यहाँ पे एक साल से ज़्यादा का बोरिंग और लैंडिंग नहीं होगी, एक साल से कम का होगा मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में एक साल से ज़्यादा का होगा। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की वेज एंड मीन्स एडवांस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसको इशू कौन करता है, देखो भाई कौन इशू किसको करता है ये याद रखना। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अभी तक के जो थे हमने देखा उसको आरबीआई या फिर जो बड़े बड़े कंपनीज थे वो इशू कर रहे थे। जो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसको कमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ी यार, शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है उनको। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1 लाख इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख देयर आफ्टर, मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक होता है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है ना ये 1 लाख के मल्टीपल में होता है, याद रखना। मिनिमम 1 लाख होगा और फिर 1 लाख से मल्टीपल में होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, याद रखना भाई। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल से, है ना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ना कमर्शियल पेपर्स की बात करें तो देखो कमर्शियल पेपर्स जो था हमने देखा भाई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसने इशू किया, कमर्शियल बैंक्स ने। कमर्शियल पेपर को कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इशू करते हैं कमर्शियल पेपर्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। इसका भी मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल होता है, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, विद एन अमाउंट बीइंग अ मिनिमम ऑफ 25 लाख। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स कम पैसा लेते हैं तो यहाँ पे ये 25 लाख और उसके मल्टीपल में होता है मिनिमम अमाउंट कमर्शियल पेपर का। एंड जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका 1 लाख और 1 लाख के मल्टीपल में मिनिमम 1 लाख। एंड ओनली इंस्टीट्यूशन विद गुड रेटिंग आर परमिटेड टू इशू कमर्शियल पेपर्स। जिनका गुड रेटिंग होता है ना, क्रेडिट रेटिंग अच्छे हैं, उन्हीं को यहाँ पे कमर्शियल पेपर इशू करने की ताकत परमिट दी गई है। नेक्स्ट कमर्शियल पेपर के बाद नेक्स्ट कमर्शियल बिल की बात करते हैं। तो कमर्शियल बिल आर व्हाट, दिस आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच आर ड्रॉन बाय द सेलर और बायर ऑफ अ गुड फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड डिलीवर्ड, नोन एज ट्रेड बिल। ठीक है, सेलर एंड बायर जो है दोनों आपस में नेगोशिएट करके, है ना, इसको यहाँ पे लाते हैं। एंड जो ट्रेड बिल्स होते हैं दे बिकम कमर्शियल बिल्स व्हेन एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये ट्रेड बिल्स हैं, है ना, आपस में जो लोगों ने मिलके लिया है, लेकिन जब इस ट्रेड बिल को यहाँ पे बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये कमर्शियल बिल्स बन जाते हैं भाई। ठीक है, लोगों ने आपस में लिया तो ट्रेड बिल, आपस में कोई चीज़ सपोज के लिए कागज़ में लिख के दे दे भाई मैं जैसे आज 100 रुपये लिया हूँ, कल तेरे को 90 रुपये दूंगा, वो कागज़ को आपस में जो ट्रेड कर रहे थे, फिर जब उसको कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लिया वो कमर्शियल बिल बन जाता है ना। एंड ट्रेड बिल बिकम कमर्शियल बिल व्हेन एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, एंड इसमें मिनिमम अलाउड पीरियड इज 90 डेज। कमर्शियल बैंक इनिशियली डिस्काउंट दिस बिल्स विच आर देन फर्दर डिस्काउंटेड बाय आरबीआई।
ठीक है। तो उतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता कमर्शियल बिल से, बट जो क्वेश्चन आते हैं कमर्शियल पेपर से और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से आते हैं यार। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को गुड क्रेडिट रेटिंग वाले ही इशू कर पाते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स भी याद रखना, दिस आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हमने बात की अबाउट मनी मार्केट। तो हम बात करते हैं यार कैपिटल मार्केट की। तो कैपिटल मार्केट कैसा काम करता है, क्या है कैपिटल मार्केट? इट सर्व एज अ चैनल यार, एक बीच का चैनल है फॉर डायरेक्टिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टर्स कैपिटल टू बिजनेसेस एंड एंटिटीज इन नीड ऑफ फंडिंग फॉर देयर ऑपरेशंस और ग्रोथ। ऐसे कुछ लोग बचा के रखे हैं पैसा, इन्वेस्टर्स लोग जो हैं वो अपना पैसा जिनको ज़रूरत है उनको देते हैं, है ना। उससे एक तरह से दोनों का फ़ायदा होता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है और इनको पैसे जरूरत पड़ती है तो अपना ग्रोथ करते हैं। तो कैपिटल मार्केट इज़ अ चैनल, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यार गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती है, यहाँ से पैसा लेती है जब जरूरत पड़ता है तो, ठीक है। तो दिस इज अ चैनल। तो ये जो कैपिटल मार्केट है इसमें दो तरह के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश कैपिटल या फिर फंड रेस किए जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं वो उसको शेयर किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है। सो प्राइमरी मार्केट की बात करें तो फ्रेश कैपिटल रेज थ्रू आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स या फिर एफपीओज के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, पैसा को रेस किया जाता है, कैपिटल रेस किया जाता है। इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज कैन सब्सक्राइब टू दिस प्राइमरी मार्केट एंड प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है फॉर दी आईपीओज यार, ठीक है। जो पहली बार यहाँ पे अपना शेयर बेच रहे हैं, कोई कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो रही है तो उसके लिए भी यहाँ पे परमिशन की जरूरत पड़ती है। सिक्योरिटी प्राइस डिटरमाइंड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस विद सेबी, ठीक है। ये सिक्योरिटी मार्केट, इसमें सिक्योरिटी प्राइस देना पड़ता है कंपनीज के मैनेजमेंट और सेबी के साथ डिसाइड किया जाता है। कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि यही यहाँ का आदमी जो है प्राइमरी मार्केट में उतर सकता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में सपोज जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आ गया, शेयर इशू हो गया, उसके बाद जो है ट्रेड किए जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इज ट्रेडेड वाया स्टॉक एक्सचेंज लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी। ये एग्जिस्टिंग स्टॉक को शेयर किया, एक्सचेंज किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज कैन रेज एडिशनल फंड्स यार, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं और भी पैसे यहाँ से ले सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से। इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड डीमेट अकाउंट, है ना, जिसमें डिपॉजिटरीज हो लाइक सीडीएसएल या फिर एनडीएसएल। एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए ब्रोकर के साथ, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसको रेगुलेट कौन करता है सेकेंडरी मार्केट को? सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड प्राइस को डिटरमाइन कहाँ से होता है यहाँ पे, जो प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जितना डिमांड होगा प्राइस उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो प्राइस था इट इज डिटरमाइंड बाय कंपनीज मैनेजमेंट एंड सेबी के साथ कंप्लायंस करके कंपनीज मैनेजमेंट अपना प्राइस डिटरमाइन करते हैं, कितना स्टॉक का प्राइस कितना होगा, है ना, सिक्योरिटीज़ का प्राइस कितना होगा। बट यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है भाई सेकेंडरी मार्केट। लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुंबई में होता है। तो ये डिफरेंसेस हमने देख ली एक प्रकार से। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबसे पहले तो बात करें अबाउट शेयर्स की। तो शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर्स। डिबेंचर्स की बात करें, डिबेंचर्स होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स। बॉन्ड्स की बात करें तो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं, मसाला बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, है ना। डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड डेरिवेटिव, फ्यूचर डेरिवेटिव, ऑप्शन डेरिवेटिव, स्वैप डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास क्या होगा, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। इनकी अब हम आगे की बात करेंगे क्या होते हैं ये सब। शेयर्स की बात करें तो कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर, ठीक है। सोल्ड एज अ पीस ऑफ ओनरशिप टू रेस कैपिटल यार, ठीक है। एक कंपनी का जो पैसा है उसको शेयर्स के तौर पे यहाँ पे बेचा जाता है ना। एक पीस ऑफ ओनर, सपोज 100 रुपया है उसको बेचा जा रहा है, तो 100 रुपये में कंपनी 100 रुपये के उसमें 10 रुपये को मैंने किसी को 10 रुपये तेरा है, फिर 10 रुपये करके कैसे मैंने इसको क्या किया, पीस ऑफ ओनरशिप की फॉर्म में यहाँ पे इसको सोल्ड किया जाता है टू रेस कैपिटल यार। एंड शेयर होल्डर्स जो है वो क्या करते हैं, बाद में जो डिविडेंड्स है वो उनको मिलता है, कैसे, कैपिटल गेन्स लॉस होता है तो
है ना, वो भी होता है। इंटरेस्ट नहीं मिलता, रिसीव डिविडेंड्स यार, शेयर होल्डर्स जो है ना इनको डिविडेंड्स मिलता है, प्रॉफिट का प्रॉफिट, नुकसान का नुकसान। ऑल्सो कैपिटल गेन और लॉसेस अपॉन दी सेल्स ऑफ शेयर। नाउ शेयर्स जो हैं दो तरह के होते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो शेयर कंपनीज अर्निंग और प्रॉफिट और वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर में आपके पास क्या है, आप ट्रू ओनर हो, ठीक है, आपके पास अर्निंग को आपको मिलेगा, आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, आप ट्रू ओनर्स हो। बट प्रेफरेंशियल शेयर के अंदर एक फिक्स डिविडेंड आपको मिलेगा, हर महीने 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये मिलते जाएगा, तो एक फिक्स डिविडेंड मिलेगा आपको, है ना। आपके प्रॉफिट में कोई रोल नहीं रहेगा, वोटिंग राइट्स में कोई रोल नहीं रहेगा, है ना। प्रेफरेंशियल शेयर्स में नो वोटिंग राइट्स। तो अपने अपने फायदे नुकसान है यार, ठीक है। यहाँ पे अगर नुकसान हो गया इक्विटी शेयर में किसी को तो ज़्यादा कम पैसा मिलेगा, बट प्रेफरेंशियल शेयर में हर महीने आपको एक फिक्स डिविडेंड मिलने जाएगा, ठीक है। तो आप एक तरह से रिस्क को यहाँ पे आप ले रहे हो इक्विटी शेयर में, इसलिए तो आपके पास वोटिंग राइट्स हैं, बट यहाँ पे आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, इसलिए आपके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है प्रेफरेंशियल शेयर में। तो हमने बात कर लिया अबाउट दी शेयर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं भाई, दिस आर दी डेट इंस्ट्रूमेंट विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके पास जिनका एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि कंपनीज इशू करते हैं थ्रू अनसिक्योर्ड एंड फॉर अ मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है। यूजुअली अनसिक्योर्ड होते हैं, है ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसको यहाँ पे कंपनीज इशू करते हैं। एंड जनरली दे आर ट्रांसफरेबल यार, है ना, एंड डज नॉट ग्रांट वोटिंग राइट्स। डिबेंचर्स में और प्रेफरेंशियल शेयर्स में कोई वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। और ये जो शेयर्स है ना उसमें आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता, याद रखना। बट डिबेंचर्स में आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करें तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। डिबेंचर्स को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यार दे कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स दे आर रिडीमेबल बाय द इशूअर आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद जो है रिडीमेबल डिबेंचर्स को आप रिडीम कर सकते हो। इरिडीमेबल डिबेंचर्स दे आर नॉट रिडीमेबल बाय द इशूअर, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। नाउ डिबेंचर्स जो हैं इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं ना, जो आप बैंकों में रख देते हो 10 साल के लिए 12 साल के लिए, है ना, वो उससे ज़्यादा फायदेमंद होता है यार डिबेंचर्स। यार यहाँ भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, फिक्स डिबेंचर्स में भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको, फिक्स डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर्स में भी इंटरेस्ट मिलता है, बट जो इंटरेस्ट रेट होता है ना डिबेंचर्स में ज़्यादा होता है। एंड दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एजेंसीज लाइक केयर, इकरा, ये सब क्रेडिट रेटिंग देते हैं, ठीक है। बाकी इसीलिए तो लोगों को फिक्स डिपॉजिट में नहीं, डिबेंचर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात कर ली डिबेंचर्स की, है ना, हमने बात कर ली अबाउट दी शेयर्स की, डिबेंचर्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। उधार लेने वाले एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज इशू करती है, फिर लार्ज कॉर्पोरेशन टू बोरो फंड्स फ्रॉम द फिक्स फॉर फिक्स पीरियड, है ना। देखो सब भाई किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कैसे ये दस्तावेज होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस कागज़ में लिखा होता है कि भाई देखो ये जो बॉन्ड रखा है उसको मैं इतना 1000 रुपये दूंगा, मैं इसका इतना पैसा लग रहा हूँ, और जब भी ये गवर्नमेंट के पास आएगा इसको ये देना पड़ेगा पैसा, या फिर कॉर्पोरेशन के पास आएगा ये इंसान इस बॉन्ड को लेके तो उसको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। सो दिस आर सिमिलर टू डिबेंचर्स कॉमनली यूज फॉर सिक्योरिटीज, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक टर्म ऐसा है जो कि एक तरह से गवर्नमेंट के लिए रिलेटेड है, ठीक है। एंड ये जो है ना लार्ज कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट इशू करती है टू बोरो फंड्स फॉर अ फिक्स पीरियड, है ना। एंड ये इंटरेस्ट रेट इस पर मिलता है भाई, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, ठीक है। मैंने बताया था इन्फ्लेशन से नुकसान होता है बॉन्ड होल्डर्स का, तो इसीलिए यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट जो रखते हैं ना उनको नुकसान हो सकता है, इसीलिए सरकार ने एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का भी कॉन्सेप्ट लाया है ना। अब डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दिस जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। सो दिस आर परचेस्ड एट अ डिस्काउंट एंड दे आर रिडीम एट द फेस वैल्यू। सपोज 100 रुपये का एक जीरो कूपन बॉन्ड है, उसको आपने 90 रुपये पे खरीदा, बाद में आपने इसको 100 रुपये में बेच दिया, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपका पेट में जेब में गया 10 रुपये, ये आपका फ़ायदा है। सो दे डोंट पे इंटरेस्ट यार, जस्ट दे आर इशू एट द डिस्काउंटेड प्राइस एंड दे आर रिडीम एट द फेस वैल्यू। सो रिडीम एट पार विद द फेस वैल्यू, याद रखना। जीरो कूपन बॉन्ड दे डोंट पे इंटरेस्ट। तभी तक हमने इंटरेस्ट की बात कहा कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं वहाँ वोटिंग नहीं राइट नहीं होता, बट देयर डिविडेंड यार। हमने डिवेंचर्स में शेयर की बात, डिवेंचर्स में इंटरेस्ट की बात की थी,
ना डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, बट दी बॉन्ड्स सॉरी शेयर्स जो है प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी शेयर्स दे पे डिविडेंड्स, है ना। बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में हमने इंटरेस्ट की बात की, बट जीरो कूपन बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे दे आर इशू एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड दे आर रिडीम एट दी फेस वैल्यू। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड्स, तो ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स नाम से समझ आ रहा है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपालिटीज़ हैं, वो इसको डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट एंड रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स यार, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ के लिए म्यूनसिपल बॉन्ड्स यहाँ पे इशू किए जाते हैं। एंड बेंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहला एक कॉरपोरेशन जिसने एक तरह से ये म्यूनसिपल बॉन्ड्स को इशू किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, नाम से समझ आ रहा है ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं दैट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन यार। सो एक तरह से ये कांस्टेंट रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ये प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो है ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ओनली टू प्रिंसिपल, एंड जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है ना वो बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों पे ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों में इन डिफरेंस है यार। कैपिटल मतलब क्या समझते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे ये प्रोटेक्शन मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों पे प्रोटेक्शन मिलेगा। मसाला बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो कि आउटसाइड इंडिया इशू किए जाते हैं बाय एन इंडियन एंटिटी और कॉर्पोरेट इन इंडियन करेंसी, ऐसा कोई बॉन्ड जो कि इंडियन करेंसी में बाहर इशू किया जा रहा है ना। एंड इन्वेस्टर बियर द रिस्क ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, है ना, यहाँ पे किसका जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास उसको वो रिस्क लेना पड़ता है, जो इन्वेस्टर्स है। सपोज करो इंडिया के बाहर बॉन्ड इशू किया किसी ने, गवर्नमेंट ने, रुपी में उसने खरीदा इंडियन करेंसी में, तो उसको जो नुकसान होगा, है ना, इन्वेस्टर जो ने पैसा में खरीदा रुपी में, उसको यहाँ पे क्या करता है, वो रिस्क होल्ड करता है यार, किसका, ये जो फॉरेक्स रेट चेंजेस है उसका। तो ये मसाला बॉन्ड है, अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं यार हर चीज़ के, और जहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेता है वहीं पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये दुनिया का नियम है भाई, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो देखो भाई ये अल्टरनेटिव है टू होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, जो आप रखते हो फिजिकल गोल्ड क्यों रखते हैं लोग कि 10 साल बाद 20 साल बाद गोल्ड का हमेशा प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड रखेंगे बाद में बेच देंगे पैसा कमा। तो ये ऐसा सोचते हैं लोग, फिजिकल गोल्ड रखते हैं। तो ये जो है हमारे पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो अल्टरनेटिव फिजिकल गोल्ड का, जो कि आरबीआई ने यहाँ पे इशू किया है ना। इसका टेनियर होता है 8 साल का, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का टेनियर होता है 8 साल का। अर्ली रिडेम्पशन इन 5th ईयर, आप 5 साल पहली बार 5 साल बाद ही कर सकते हो। एंड ये ट्रांसफरेबल होता है इन सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी मार्केट में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। एंड इट इज़ डिनोमिनेटेड इन 1 ग्राम एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ, ठीक है, जैसे सोना होता है ना उसके फॉर्म में 1 ग्राम के आप फॉर्म में इसको आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। एंड इट इज़ रिडीम्ड एट प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड, जो प्राइस है गोल्ड का उस समय आप इसको रिडीम कर सकते हो यार। तो हमने बात की अबाउट दी बॉन्ड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट म्यूचुअल फंड, सही है म्यूचुअल फंड नीचे निवेश बाजार सही है कि नहीं है वो देख लेते हैं भाई। म्यूचुअल फंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर मनी इज पुल्ड फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से यहाँ पे पैसा लिया जाता है सबको इकट्ठा करके, टू इन्वेस्ट इन वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स लाइक, ये सबको पैसा एक बीच वाला इंसान ने सब इन्वेस्टर से पैसा लिया, इसने इसको स्टॉक्स पे लगाए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे लगाया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे लगाया, बहुत सारे। सो ये फंड मैनेजर जो है इसका, ये फंड मैनेजर तो मल्टीपल इन्वेस्टर्स होता है एंड मल्टीपल फाइनेंशियल असेट्स हमारे पास देखने को मिलते हैं जिस पे ये लगाता है पैसा। सो ये फंड मैनेजर जो है इसको रेगुलेट करता है। जो यूनिट है इट इज़ इन्वेस्टर शेयर ऑफ फंड होल्डिंग इज द यूनिट। एंड यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स, ये जो फायदा होता है इसको यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लॉन्ग ये शेयर किया जाता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। ना म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें तो इक्विटी फंड्स, देखो भाई यहाँ पे जो इन्वेस्टर है इट इन्वेस्ट एंटायर मनी इन दी शेयर या फिर इक्विटीज ऑफ अ कंपनी, पूरा पैसा जो है शेयर या फिर इक्विटी में लगा दिया जाएगा, तो इसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलेंगे। लाइक मल्टी कैप, लार्ज कैप इसके टाइप्स होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स। दूसरा म्यूचुअल फंड का टाइप है दैट इज डेट और फिक्स्ड इनकम फंड्स, है ना, डेट और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे बॉन्ड्स में इशू किया था, जैसे यहाँ पे शेयर्स पे इशू हुए, यहाँ पे बॉन्ड्स में लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉर्पोरेट एनबीएफसीज, ये सब जो बॉन्ड है ना उस सब चीज़ में पैसे दिया जाता है, दे आर कंपेरेटिवली सेफ, सो द रिटर्न्स आर ऑल्सो लेस यार, ठीक है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की बात करें तो ये भी म्यूचुअल फंड्स के टाइप है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ये यूनिक फंड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक टू इंडिया है, दैट इन्वेस्ट इन इक्विटीज़। यार इक्विटीज़ पे यहाँ पे ये भी शेयर्स पे यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं। एंड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, जहाँ पे इंडिविजुअल कैन क्लेम रिडक्शन अप टू 1.5 लाख रुपीज़ ऑन टोटल इनकम। ठीक है। हाइब्रिड और बैलेंस म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जहाँ पे दोनों बॉन्ड्स एज वेल एज इक्विटीज, मतलब शेयर्स में और बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं दोनों पे इन्वेस्ट किया जाता है ना, एंड इन सम रेशियो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्कीम। नेक्स्ट यहाँ पे हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे शेयर्स एंड इक्विटीज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, जो कि प्राइमरली यूएसए के अंदर होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड्स। तो मनी मार्केट की बात करें, मनी मार्केट या फिर शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया, छोटे समय के लिए होते हैं, एंड देयर रिटर्न इज लेस बट दे आर कंसिडर्ड सेफ। यार तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको निवेश करने के लिए एडवाइस करूँ तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, रिस्क लेना चाहते हो तो इंटरनेशनल फंड्स पे निवेश करना, और अगर आपके पास पैसा कम है और आपके पास सेफ चाहिए तो आपको ये मनी मार्केट पे इन्वेस्ट करना। बाकी ये जो बॉन्ड्स हैं, डेट फिक्स्ड इनकम फंड्स, वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है। तो हमने बात कर लिया अबाउट म्यूचुअल फंड्स, हमने बात कर लिया अबाउट दी बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं whose वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स और सिक्योरिटीज। नाम सुना, डेरिवेटिव्स डिराइव फ्रॉम एसेट्स या फिर सिक्योरिटीज से अपना वैल्यू डिराइव करते हैं, मतलब शेयर, बॉन्ड्स, इंडेक्स, करेंसीज या फिर कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, शुगर, कॉफी, इन सब चीज़ों से अपना वैल्यू डिराइव करते हैं। द डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है, and it represent a contract between two or more parties based on the asset or assets with its value determined by the fluctuation in the underlying asset। सपोज करो ये जो है कॉफ़ी के ऊपर डेरिवेटिव आपने इशू किया, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको फायदा होगा, कम हो रहा है तो नुकसान होगा। फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स की बात करें तो एक एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर एसेट एट अ सर्टेन प्राइस एंड एट अ डेट। ठीक है। and unregulated and traded over the counter, allowing customization as per the party needs। तो यहाँ पे सपोज करो आपने कॉफ़ी लिया, एक तरह से डेरिवेटिव लिखा कि इसमें 10 kg कॉफ़ी को मैं बेचूंगा इस दिन इस प्राइस पे, तो इस प्रकार से फॉरवर्ड डेरिवेटिव हो गया। फ्यूचर डेरिवेटिव में क्या होता है, ये देखो फॉरवर्ड डेरिवेटिव जो होता है वो अनरेगुलेटेड होता है यार, ठीक है, ओवर द काउंटर होता है। फ्यूचर डेरिवेटिव्स जो होते हैं सिमिलर टू फॉरवर्ड होते हैं, बट ये रेगुलेटेड होता है, दिस आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, पार्टीज टू बाई और सेल अ स्पेसिफिक एसेट एट अ एग्रीड प्राइस और डेट। ठीक है। ऑप्शन डेरिवेटिव्स की बात करें तो ऑप्शन डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट ग्रांटिंग द बायर द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट स्पेसिफाइड प्राइस, अगर स्ट्राइक हाइक हुआ विद अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि बायर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, जब प्राइस बढ़ा तो दे सकता है। एंड दिस आर ऑल्सो ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज यार, ठीक है। ऑप्शन है उसके पास, कॉल ऑप्शन होता है इसमें, गिव द बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट स्पेसिफाइड प्राइस एंड एट अ टाइम टिपिकली यूज्ड व्हेन प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। जब प्राइस बढ़ने वाला है तो इसको यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच देते हैं, मतलब गिव्स द बायर द राइट टू बाय कर लेते हैं, प्राइस बढ़ने वाला है तो। पुट ऑप्शन में क्या होता है, बायर को ये प्राइस देता है जब बेच सकता है, कि जब हमारे पास अंडरलाइंग एसेट का यहाँ पे प्राइस कम होने वाला है, सो ऑफन यूटिलाइज व्हेन देयर इज अ परमिशन अबाउट द एसेट प्राइस, यहाँ पे नीचे जाने वाला है प्राइस, प्रिसिशन अबाउट द प्राइस, तो उसको बेच दिया जाता है। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में बाई किया जाता है, पुट ऑप्शन में सेल किया जाता है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास ऑप्शन डेरिवेटिव, ऑप्शन है इसमें। स्वैप डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स यूज टू मैनेज वेरियस रिस्क, पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी रिस्क, तो उसको स्वैप डेरिवेटिव्स बोलते हैं। एंड इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ व्हाट, जो प्री एग्रीड कैश फ्लो है उसके एक्सचेंज को ये इन्वॉल्व करते हैं ऑफ टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, टिपिकली विच इज डिटरमाइंड यूजिंग अ नेशनल प्रिंसिपल अमाउंट, यार लोन या फिर बॉन्ड्स के फॉर्म में होते हैं ये, है ना। प्री एग्रीड कैश फ्लो को एक तरह से ये एक्सचेंज है स्वैप, नाम स्वैप मतलब एक्सचेंज है, प्री एक्सचेंज
प्री एग्रीड कैश फ्लो है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, कोई शेयर बेच दिया, कोई बॉन्ड दे दिया, ठीक है। सेबी की बात करें भाई, सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज एस्टेब्लाइज इन 1988, एक स्टेटरी स्टेटस मिला इसको सेबी एक्ट ऑफ 1992 से। हेडक्वार्टर सेबी का कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। फंक्शन क्या है सेबी का? रेगुलेट करना, किस चीज़ को? एनफोर्स करता है रूल्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को ये प्रिवेंट करता है। डेवलपमेंटल फंक्शन है, मतलब एजुकेशन फॉर इन्वेस्टर्स एंड इनोवेशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म की तरफ से डेवलपमेंटल फंक्शन भी रखता है, बढ़ावा देता है ये सेबी। प्रोटेक्टिव मतलब सेफ गार्ड करता है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस लाइक हर्षद मेहता जैसे स्कैम ना हो, उसको भी कौन देखता है? सेबी। पावर की बात करें तो उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर है, मतलब जजमेंट दे सकता है अनएथिकल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ पे। क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब इंप्लीमेंट कर सकता है रेगुलेशन को, लीगल एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द वायलेटर्स। क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स है, मतलब ये रूल्स बना सकता है, रेगुलेशन बना सकता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। बोर्ड एंड कंपोजिशन की बात करें तो सेबी के अंदर एक चेयरमैन होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। 2 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर, 1 मेंबर होते हैं फ्रॉम द आरबीआई एंड 5 मेंबर विच आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल कितने हुए? 1 इधर, 2 इधर, 1 और इधर 5, सो 3 4 और 9, 9 यहाँ पे 9 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास बोर्ड में सेबी के, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी कैपिटल मार्केट की। तो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इंश्योरेंस की। तो एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है यार जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। आपको कोई नुकसान हो तो उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो उसका एक अरेंजमेंट है जिसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? ये रिस्क मैनेजमेंट करता है इंश्योरेंस यार, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स में भी हेल्प करता है। गाड़ी लिया कल टूट गया तो आपको कौन फायदा देगा? इंश्योरेंस। नाउ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आपके जो लाइफ को, जिंदगी को आपके जो नुकसान हो सकता है, सो लिस्ट है ना, रिस्क ऑफ लाइफ को ये कवर करता है। इट इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट्स, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, आपके घर में आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हो, आप कमा रहे हो, बाकी लोग नहीं कमा रहे हैं, तो आपके ऊपर सब डिपेंडेंट है, आपको कुछ हो जाए तो उनको पैसा मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस इस चीज़ को इंश्योर करता है सर, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं अबाउट टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, होल लाइफ इंश्योरेंस की, एंडोनमेंट इंश्योरेंस की, मनी बैक पॉलिसी की, यूएलआईपी की। जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमने बोला जो नॉन लाइफ रिस्क होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस के कवर होते हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस यार, आपकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस, आप बीमार पड़ गए तो ये कवर होता है। मोटर इंश्योरेंस, आपको गाड़ी को नुकसान हो गया, एक्सीडेंट या फिर चोरी हो गया तो उसको ये रिस्क को आपको यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करेगा, है ना, आपको यहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना। होम इंश्योरेंस, आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है अगेंस्ट दी फायर या फिर चोरी कोई हो गया तो उसको यहाँ पे ये कवर करता है। ट्रैवल इंश्योरेंस कवर रिस्क ड्यूरिंग द ट्रैवल लाइक फ्लाइट डिले या फिर बैगेज लॉस हो गया तो उसको ये कवर करता है। कमर्शियल इंश्योरेंस जो है एक तरह से कवर करता है बिजनेस अगेंस्ट रिस्क लाइक फायर, लाइबिलिटीज, ये सब चीज़ को कमर्शियल इंश्योरेंस कवर करता है। तो हमने 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात की, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI जो है वो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस को इंडिया के अंदर। तो ये जो था वो 1999 में अब यहाँ पे एस्टेब्लाइज किया गया था अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। ये रेगुलेटर है फॉर लाइफ एंड जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस को इंडिया में ये रेगुलेट करता है। एंड इसके फंक्शंस की बात करें तो इट रेगुलेट्स एंड प्रमोट द इंश्योरेंस सेक्टर यार, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है ना। गाइडलाइंस इशू करता है फॉर द इंश्योरर्स एज वेल एज द एजेंट्स, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, ऐसा नहीं भाई जिनसे इंश्योरेंस दिया वही डूब गया तो जो पैसा जिसका लगा था वो तो खत्म हो गया ना, दिक्कत हो जाएगा उसको। सो इट अप्रूव न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। किसी ने कुछ सपोज करो कुछ नया इंश्योरेंस लाया, ठीक है, किसी ने यहाँ पे इंश्योरेंस लाया कि आपको यहाँ पे एजुकेशन इंश्योरेंस, आप पढ़ लिख के अब कामयाब नहीं हो तो आपको पैसा मिलेगा तो ऐसा कुछ चीज़, ऐसा अजीब गजीब कुछ भी आया तो वो कौन अप्रूव करेगा भाई, है ना, इसको IRDAI अप्रूव करेगा। नाउ IRDAI के रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो इसमें बीमा सुगम पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है यार फॉर बाइंग कंपेरिजन एंड सेटलिंग ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम। एक है यूज़ एंड फाइल सिस्टम लाया भाई IRDAI ने, इसमें इंश्योरेंस को अलाउ करता है टू लॉन्च प्रोडक्ट विदाउट प्रायर अप्रूवल, स्पीडिंग द प्रोसेस, ठीक है। ये जो इनोवेशन है ना, इस इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है ये। इंश्योरर को प्रोडक्ट है ना बिना अप्रूवल के यहाँ पे लॉन्च करने में हेल्प करता है
LIC का जो IPO है जो कि हमारे पास 2022 में देखने को मिला, LIC को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब प्राइवेट कर दिया आधा, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट इंश्योरेंस टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करने के लिए LIC को 2022 में क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया यार गवर्नमेंट ने, है ना। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 2 lakhs, है ना। इसमें प्रीमियम जो है हर साल आपको क्या देना है, 436 रुपये देना है। तो ये इंश्योरेंस है 2 लाख तक का। प्राइवेट लोग जो है ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, बट गवर्नमेंट थोड़ा मोड़ा कम कर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है अप टू 2 लाख, ठीक है। ये 20 रुपीज़ पर डे, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना तो ये 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है पर फैमिली यार, है ना। एंड फॉर 50,000 फॉर दी अबव दी पॉवर्टी लाइन। तो फसल बीमा योजना जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फॉर फार्मर्स। और भी बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, लाइक री इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज इज कॉल्ड एज री इंश्योरेंस, ठीक है। कि इंश्योरेंस कंपनी से डूब जाए तो खुद इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस लगाती है, इसको री इंश्योरेंस कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें इन इंश्योरेंस सेक्टर जो है 74% अलाउड था, पहले 49% था, अभी हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर में 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलाउड किया गया है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत कम है यार बाकी देश के मुकाबले। सो एफर्ट्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे पास चल रहा है इसका। रिसेंट डेवलपमेंट में जो डिजिटाइजेशन देखने को मिला, माइक्रो इंश्योरेंस एंड जो एक्सपांसन देखने को मिला कवरेज में, वो एक इंपॉर्टेंट बढ़त है, एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। बट चैलेंजेस भी हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइक पेनिट्रेशन कम है, अवेयरनेस है, स्पेशली रूरल एरियाज के लोग जो हैं वो यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं देते, है ना। ट्रस्ट डेफिसिट है, बिकॉज आप मैंने पैसा दिया खा के डूब गया तो क्या करेंगे। सो क्लेम सेटलमेंट इशू का जो देखने को मिलता है, बिकॉज ठीक है मैंने मेरा डेथ हो गया, ठीक है तो मेरे पैसा मिलना था, बट जो प्रोसेस लेंदी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें क्लेम सेटलमेंट इशू जो देखने को मिलता है उसके वजह से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। हाई कॉस्ट ऑफ प्रीमियम लिमिटिंग अफोर्डेबिलिटी यार, जो मिनिमम प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा है कुछ जगह में। रेगुलेटरी चैलेंजेस, कंप्लायंस बर्डन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है, कहीं कहीं पे फ्रॉडलेंट क्लेम्स देखने को मिलता है, मिस सेलिंग पॉलिसीज देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है यार, चैलेंजेस, लोगों का विश्वास उड़ जाता है कभी कभी। तो ये हमने बात की अबाउट दी इंश्योरेंस की। तो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी पेंशन की। तो पेंशन क्या होता है भाई, एक रेगुलर पेमेंट जो कि एक इंडिविजुअल को मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं, है ना। तो ये सीनियर सिटीजन को एक तरह से इनकम स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, बिकॉज जो उनका डिपेंडेंस है उसको कम करता है भाई किसी और के ऊपर। इतने साल किसी ने नौकरी किया, बाद में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इसीलिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कमाना, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत होना है भाई। 100 रुपये ही दिन में कमाओ लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। टाइप्स ऑफ पेंशन सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो एक होता है ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है न्यू पेंशन स्कीम, बहुत न्यूज़ में रहते हैं। दोनों की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो क्या करता है, एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है यार, है ना। गारंटीड पेंशन बेस्ड ऑन दी लास्ट ड्रॉन सैलरी, जिस लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% प्लस डियरनेस अलाउंसेस जो इसको मिलता है। सपोज किसी लास्ट सैलरी किसी का 1 लाख था तो उसको हर महीने कितना मिलते जाएगा, 50,000 मिलते जाएगा भाई, ठीक है। तो कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बर्डन किसके ऊपर होता है, गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर। इसको 2004 में अबॉलिश कर दिया गया, है ना, फॉर न्यू एंट्रेंट, मतलब 2004 के बाद जो एंट्री किया उसने यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, उससे पहले वालों में ये अप्लाई होगा, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो न्यू पेंशन स्कीम है ये क्या बोलता है, इसके पास एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 10% प्लस 14% जो है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है ये, एंड 10% फॉर द प्राइवेट। तो मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब पेंशन जो डिपेंड्स ऑन दी कॉर्पस एक्यूमुलेटेड एंड जो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है यहाँ पे, एन्यूटी परचेज मैंडेटरी एट द रिटायरमेंट यार, ठीक है। मतलब ये जो पैसा है आपका हर महीने कटेगा, वो बाद में आपको यहाँ पे सरकार जो है उसको बॉन्ड्स में लगाएगी, शेयर्स में लगाएगी, उसका जो रिटर्न है उसके ऊपर लिंक्ड है मार्केट रिटर्न। तो लोग इसको ऐसे पसंद नहीं करते, सोचते हैं भाई यार ये मार्केट क्या भरोसा कब डूब जाए, हमको पहले जो आखिरी पैसा मिलेगा उतना उसका आधा दे दो भाई बस हम खुश है। तो ये लोग ज़्यादातर इसी को अच्छा मानते हैं, और कायदे से एक इंसान के सोचने से ओल्ड पेंशन स्कीम भी अच्छा है, बट ये पूरा पूरा गवर्नमेंट की और फाइनेंशियल बर्डन आ जा रहा था, इसीलिए अच्छा नहीं है लोग गवर्नमेंट के लिए।
तो दो दो है हमारे पास, एक यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम जिसको हम यूपीएस बोलते हैं, एक प्रपोज स्कीम है यार जो कि इंश्योर करता है मिनिमम कवरेज ऑफ ऑल सिटीजन यार। अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, जो कि गारंटीड पेंशन देता है लो इनकम वर्कर्स को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात करें, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर को एक तरह से गारंटीड पैसा प्रोवाइड करता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट जो है पेंशन देता है फॉर पुअर। पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बाई, क्योंकि इसको नियम से बनाया गया 2013 में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट से। एंड ये रेगुलेट करता है पेंशन फंड को, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को, प्रमोट करता है रिटायरमेंट सेविंग्स को। एंड इसको कौन ये मैनेज करता है, जो नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम है एंड जो एपीवाई है अटल पेंशन योजना, उसको ये रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट दी पेंशन की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन यार, इट इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस लाइक बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, है ना, हर लोग को पहुंच मिल सके ये, है ना, अंडर प्रिविलेज को भी मिल सके उसको, यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसकी बात करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि यूनिवर्सल एक्सेस हो बैंकिंग सर्विस का, हर इंसान के पास इसका एक्सेस हो, क्रेडिट मिल सके सबको, माइक्रो फाइनेंस ज़रूरत पड़े तो, है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस यार, कौन कैसा क्या पैसा होता है, कहाँ पे डालने से कितना फ़ायदा होता है, कहाँ पे नुकसान है। डिजिटल पेमेंट एडेप्टेशन जो है वो भी एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। की कंपोनेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या आता है, बैंकिंग एक्सेस, लाइक जो जन धन योजना है सबके लिए, यहाँ पे एक फ्री जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलने की जो गवर्नमेंट ने कोशिश की, वो जन धन योजना के अंदर कोशिश की। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स की बात करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, बच्चे को पता चला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो आया, यूपीआई की बात करते हैं, रुपए हो गया, एईपीएस हो गया, सब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन आ रहा है। क्रेडिट एक्सेस जो मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड लेके किसान को बहुत ज़्यादा लोन मिल सकता है केसीसी से, मुद्रा लोन्स की बात करते हैं। इंश्योरेंस एंड पेंशन की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब जो है वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन ला रहे हैं लोगों को, है ना। पेंशन योजना जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है सीनियर सिटीजन को, ये बीमा प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। जैम ट्रिनिटी की बात करें, जैम ट्रिनिटी ने क्या किया, जन धन मतलब अकाउंट को आधार और मोबाइल तीनों को लिंक किया। सो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यार, जिसको ज़रूरत है उसके सीधा बैंक अकाउंट में डाल दिया जाए एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ला सकें। कंपोनेंट की बात करें तो जन धन योजना, इसमें एक यूनिवर्सल बैंक अकाउंट बनाने की बात करते हैं जीरो बैलेंस में, आधार जो कि बायोमेट्रिक आईडी से लिंक्ड होगा फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सब्सिडी ट्रांसफ़र। मोबाइल की बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं थ्रू यूपीआई, वॉलेट एंड बैंकिंग ऐप्स से। ये जो जैम ट्रिनिटी है क्या बेनिफिट है, जो मिडिल मैन थे उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देता था। भाई किसी को जानते हैं तो किसी के पास जाना पड़ता था तो बीच में और पैसा लेता था, जितना कमा नहीं रहे उससे तो मिडिल मैन कमा लेते थे, तो मिडिल मैन को हटा देता है इन सब्सिडी ट्रांसफ़र। जो लीकेज है वेलफेयर स्कीम में, भ्रष्टाचार की जो कोशिश की जाती है वो कम होगी, जीरो तो नहीं कर सकते बट कम होगी। एंड इट एम्पावर द रूरल बैंकिंग विथ मोबाइल बेस्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, रूरल एरियाज़ को, रूरल बैंकिंग को मोबाइल बेस्ड ट्रांजेक्शन्स पे ये बढ़ावा देता है, एम्पावर करता है। अदर की फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक हैं, जहाँ पे एक तरह से पेमेंट बैंक ने बताया पेमेंट बैंक के बारे में कि क्रेडिट इशू नहीं कर सकते, ये डेबिट ये लोन नहीं दे सकते, बट हाँ यहाँ पे हम 2 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू अंडर सर्व्ड एरियाज विथ फोकस ऑन स्मॉल सर्विसेज, स्मॉल बैंकिंग सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांजेक्शंस। रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं, जिन्होंने रूरल बैंकिंग को एक तरह से स्ट्रेंथन किया, उनको क्रेडिट डिलीवरी दिया टू दी एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर्स यार। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है उसने एम्पावर किया वुमेन को, रूरल पुअर को फॉर प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस या नाबार्ड के थ्रू, है ना। नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल बैंक, नाबार्ड इज व्हाट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करते हैं, जहाँ पे बैंक को ये मैंडेट किया था कि आप कुछ पैसा अपना एग्रीकल्चर में वीकर सेक्शंस के लिए, एमएसएमईस के लिए एलोकेट करोगे, उनको लैंड करोगे, उनको लोन में दोगे।
नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो आरबीआई ने एक रोड मैप बनाया 2019 से लेकर 2024 तक कि आप स्ट्रेंथन करेंगे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिनटेक को, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएंगे। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया की। तो इनिशिएट किया गया था 1951 में, जो सोवियत मॉडल था प्लान डेवलपमेंट का, उसके ऊपर ये बेस था भाई 5 ईयर प्लान। एंड इसने एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड सेल्फ रिलायंस को ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया था, है ना। एंड इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, यार बाद में जिसको नीति आयोग ने 2015 में रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो हर 5 ईयर प्लान में आपको याद रखना है किस चीज़ पे फोकस था, बस क्वेश्चंस आते हैं तो फोकस किस चीज़ पे था वो आते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने क्या चीज़ पे फोकस किया, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एंड एनर्जी। शुरुआत में हमारा देश जो था एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, इसीलिए सबसे पहले एग्रीकल्चर में फोकस किया गया। की प्रोजेक्ट जो हमको यहाँ पे देखने को मिले लाइक इरिगेशन के रिगार्डिंग तो दामोदर वैली, भाखड़ा नागल डैम। अचीवमेंट्स में हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया, उस समय खाने की कमी थी यार, इंक्रीज हुआ, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फूड क्राइसिस थे वो एक तरह से उसको एड्रेस हुआ। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया जिसको महल नोबिस मॉडल बोलते हैं, जिसमें हैवी स्टील्स यहाँ पे हमको हैवी इंडस्ट्रीज बनाया गया लाइक स्टील प्लांट इन भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर द सेकेंड 5 ईयर प्लान यार। इसका अचीवमेंट की बात करें तो इसने स्ट्रेंथन किया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेंथन किया, लीड टू रैपिड अर्बनाइजेशन यार। 1961 के बाद 61 से लेकर 66 तक थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता था। एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों पे, पहले सिर्फ एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्रीज फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज यार। चैलेंजेस ये थे कि चाइना के साथ यहाँ पे जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वहाँ पे लड़ाई हुआ 1962 में, पाकिस्तान के साथ वॉर देखने को मिला 1965 में, तो प्लान ये फेल्ड हो गया ड्यू टू ड्रॉट एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो एक ट्रांजिशनल पीरियड आया भाई 1966 से 69 तक का, एंड इसमें कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला, एक इमरजेंसी वाला पीरियड था, है ना। तो इंडिया हैड जस्ट कम आउट ऑफ द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसकी वजह से हमारे पास कंट्री रिसोर्स थोड़ी सी कमी हो गई थी ना। मेन एक्शन क्या था हमारे पास, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, एंड ये प्रमोट करने की बात करता था 1966 में हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन यार। फिर 69 से 74 तक की बात करें तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो आपसे कोई पूछेगा पॉवर्टी एलिवेशन की बात पहली बार कब की गई थी, गरीबी हटाओ, फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे एग्रीकल्चर को बूस्ट किया यहाँ पे, है ना। इन्फ्लेशन देखने को मिला ड्यू टू इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में, फिर से इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 के बाद फिर से देखने को मिला। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भी थे भाई, उसके वजह से भी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला चैलेंजेस के तौर पे। फोर्थ के बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें 1974 से 78 तक यहाँ पे पोवर्टी एराडिकेशन की बात की, गरीबी हटाओ। देखो भाई यहाँ पे पोवर्टी एलिवेशन की बात की गई है, यहाँ पे गरीबी हटाओ की बात की गई। तो गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस की बात आपसे कब की गई, गरीबी हटाओ, गरीबी एराडिकेशन, ये गरीबी पोवर्टी एलिवेशन की बात की, कम करना है यहाँ पे, ख़त्म करना है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, हटाओ। याद करने का तरीका है HATAO, हटाओ में 5 वर्ड है, NFIFTH फिफ्थ 5 ईयर प्लान में भी 5 वर्ड है, तो 5 for 5, सो 5 for 5। अचीवमेंट्स हमने देखा भाई फिफ्थ 5 ईयर प्लान में एक तरह से मिनिमम नीड प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिले। प्लान जो था वो टर्मिनेट कर दिया गया 1978 यार बाय द जनता गवर्नमेंट, ठीक है। 1974 से 78 तक था जिसमें इसको टर्मिनेट कर दिया गया, 5 साल नहीं 4 साल ही चला। फिर एक ट्रांजिशन पीरियड आया भाई 1978 से 80 तक, जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस हमको देखने को मिले। अच्छा, इमरजेंसी वाला समय ये नहीं था भाई, 1966 वाला समय नहीं था इमरजेंसी वाला, ये ट्रांजिशनल पीरियड मैंने बोला ना अभी इमरजेंसी वाला बोल के, तो ये 66 में नहीं था, 76 में इमरजेंसी आया था ना। तो इसमें ट्रांजिशनल फेज में हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला यार, इसीलिए यहाँ पे हमको देखने को मिला इंडो पाकिस्तान वॉर। यहाँ पे जो ट्रांजिशनल पीरियड था 1978 से 80 तक, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड जो चैलेंजेस थे इमरजेंसी के, पॉलिटिकल ट्रांजिशन हमको देखने को मिला। इस समय की फोकस सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर पे था, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द गवर्नमेंट कंटिन्यूड फोकसिंग ऑन द ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्राम जो चले थे उसी पे चलने दो, ये बोल के ध्यान दिया गया। ट्रांजिशन पीरियड की बात की फिर 5 ईयर प्लान के बाद। उसके बाद हम बात करें अबाउट दी
6 5 ईयर प्लान की, तो इसने टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन की बात की। देखा, तो पॉवर्टी एलिवेशन की बात किसने की? 4th 5 ईयर प्लान ने। पॉवर्टी एराडिकेशन की बात किसने की? 5th 5 ईयर प्लान ने। पॉवर्टी रिडक्शन की बात किसने की? 6th 5 ईयर प्लान ने। तो तीनों में अंतर है भाई, याद रखना। अचीवमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ यार, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव्ड हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ा यहाँ पे। 6th 5 ईयर प्लान के बाद यहाँ पे 7th 5 ईयर प्लान आया 1985 से 90 तक, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान देने की बात की गई है ना। स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एंड रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसको हमको देखने को मिला 7th 5 ईयर प्लान से। फिर 7th 5 ईयर प्लान के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिला यार, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमको देखने को मिले, तो इसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए, रिफॉर्म्स लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। उसके बाद हमारे पास 8th 5 ईयर प्लान आया भाई 1992 से लेकर 97 तक, जहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट एलपीजी क्राइसिस जो हमको देखने को, पोस्ट 1991 क्राइसिस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे, उसके बाद एलपीजी पॉलिसीज आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पर फोकस किया गया। हमने देखा अचीवमेंट्स के तौर पे एक तरह से इंडियन इकोनॉमी ओपन हुआ टू द ग्लोबल मार्केट यार, है ना। जीडीपी ग्रोथ इंप्रूव्ड हुआ 8th 5 ईयर प्लान से। 9th 5 ईयर प्लान ने एक तरह से ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, या सोशल जस्टिस की बात की भाई किसने? 9th 5 ईयर प्लान ने। ठीक है, इक्विटेबल डेवलपमेंट लाना है ना, जिसने वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट पे एक तरह से बढ़ावा दिया 9th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसने भी एक तरह से पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की भाई, है ना। अचीव करने की बात की कि हम 8% जीडीपी ग्रोथ अचीव करेंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे बाई 5% यार। ठीक है, तो 8% जीडीपी ग्रोथ अचीव करने की बात की थी 10th 5 ईयर प्लान ने। तो याद करने का तरीका है 8 में 1 2 जोड़ दो, सिंपल सी बात है, 10th हो जाएगा। 10th के बाद हम 11th 5 ईयर प्लान की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूसिव 2007 से लेकर 2012 तक इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी बात की, जहाँ पे लिटरेसी बढ़ाना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है ना। 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 तक चला, इसमें फास्टर एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई 12th 5 ईयर प्लान में, जहाँ पे भी रिड्यूस करना है अपने को, क्या? पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी लाना है, इंप्रूव करना है एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब इसके गोल्स थे 12th 5 ईयर प्लान के। 2017 तक यहाँ पे चला प्लानिंग कमीशन के बाद। ठीक है, उसके बाद डिसकंटिन्यूड हो गया। पोस्ट 2017 जो प्लानिंग कमीशन था, इट इज रिप्लेस बाय नीति आयोग एंड एंडिंग द एरा ऑफ सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान। अब सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान नहीं बनता, अब नीति आयोग क्या करना है वो सोचता है, क्या करना है डिसाइड करता है। अचीवमेंट्स की बात करें तो 5 ईयर प्लान से हमने क्या क्या अचीव किया? जो सेल्फ सफिशिएंसी था फूड ग्रेन्स में, वो हमने अचीव किया, बूस्ट किया, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज हमको देखने को मिले यार, लाइक स्टील प्लांट्स, एनर्जी सेक्टर में हमको बूस्ट देखने को मिला। लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया, हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया, पॉवर्टी एलिवेशन किया यार। ठीक है, सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन आया, फिर हमारे पास इरेडिकेशन की बात करता है, हटाओ, मतलब 5th 5 ईयर प्लान जो है वो हटाओ की बात करता है, एलिवेशन की बात करता है 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी 5 ईयर प्लान इन इंडिया की।